हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 2 में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने वर्ब की क्लासिफिकेशन को देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे वर्ब की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम वर्ब को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स उन्हें कहते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, हमें ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इन दोनों वर्ब्स को समझ सकें। तो ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब, जो कि वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। जैसे कि वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो स्टडिंग का एक्शन है वो किसके ऊपर हो रहा है? इंग्लिश के ऊपर हो रहा है। स्टडिंग के ऑप्शन को कौन रिसीव कर रहा है? इंग्लिश रिसीव कर रहा है। इसलिए जो यहाँ पे इंग्लिश है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं और एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी जब हम इसके टाइप्स को देखेंगे। अब भी हम पहले सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सेंटेंस का कोई भी सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर वर्ड्स आते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पे वी हो गया, वर्ब आपका आर और स्टडिंग आपकी वर्ब है, और जो वर्ड्स रह जाते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो वर्ड्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट, या फिर फ्रेजेस। फ्रेंड्स, आज हमारा फोकस सिर्फ ऑब्जेक्ट पे रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और कॉग्निट ऑब्जेक्ट्स आते हैं। एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप इन्हें नोट डाउन करिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, और साथ के साथ ही मैं आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता दूंगी ताकि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाए। फ्रेंड्स, ये ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत डाउट्स रहते हैं। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने इस स्लाइड को अच्छे से समझ लिया तो इस टॉपिक पर आपके कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। So, direct object is someone or something that receives the action directly. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो कि एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव ना करके वो किसको रिसीव करता है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। इस चीज को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सबसे नीचे वाले में आ जाइए। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। यहाँ पे जो कॉलिंग का एक्शन है वो डायरेक्टली मी पर हो रहा है, इसलिए मी यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन शी गेव मी अ बुक, यहाँ गिविंग का एक्शन डायरेक्टली मी पर नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप बोलेंगे ये कैसे आपको पता चला मैम? तो इसके लिए जब आप इस वाले सेंटेंस को देखेंगे, शी कॉल्ड मी, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। उसने मुझे बुलाया। यहाँ आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्या, क्यों, कब। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे और इसमें से अगर हम स्किप कर दे इसको, अब बुक को अगर हम स्किप कर दे तो शी गेव मी, उसने मुझे दिया। आपके माइंड में खुद एक क्वेश्चन आएगा, क्या? शी गेव मी व्हाट? तो इसका मतलब जब आप इसको इतना बोल रहे हैं शी गेव मी, तो ये जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है। यहाँ किसी ना किसी और ऑब्जेक्ट की नीड है, आपको खुद फील होगा। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ, जो गिविंग का एक्शन है वो डायरेक्टली मी पर नहीं हो रहा, किसी और ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, और जिस पर हो रहा है वो आपका है बुक। तो वो जो है वो है बुक, इसलिए यहाँ पे जो बुक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, मतलब बुक को रिसीव कर रहा है, और वही हमारी डेफिनेशन होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? आपको वर्ब के बाद वर्ट और हुम लगा के देखना है। अगर आपको आंसर मिलता है तो इसका मतलब जो आपको आंसर मिल रहा है वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैक्स थ्रू द फोन, यहाँ पे वर्ब क्या है? थ्रू। तो यहाँ पे जब हम थ्रू के बाद लगाएंगे वॉट, मैक्स थ्रू वॉट, आपको आंसर मिल गया द फोन। इसका मतलब द फोन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली आई लव माई स्टूडेंट्स, आई लव हूम, आंसर मिल रहा है ना, माई स्टूडेंट्स। तो माई स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग,
क्या तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूं? तो डू यू अंडरस्टैंड वॉट? तो वॉट का आंसर क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा वट आई एम सेइंग। तो ये पूरा का पूरा आपका इसमें हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली द बॉस सॉ हर इन द टाउन। द बॉस सॉ whom, तो आंसर मिल रहा है हर। तो इसलिए ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं इस साइड, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है। जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो आपको टू हुम और फॉर हुम लगा के आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि ही गिफ्टेड मी अ बुक ऑन माई लास्ट बर्थडे। जब हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखेंगे, जैसे कि ही गिफ्टेड अ बुक टू मी ऑन माई लास्ट बर्थडे, तो ये इस तरीके से मैंने इसलिए इसको मॉडिफाई किया ताकि आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आ जाए। तो ही गिफ्टेड अ बुक टू हुम? टू मी। तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आई विल टेल यू माई स्टोरी सून। आई विल टेल माई स्टोरी टू यू सून। तो जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको आपका आंसर, जब आप हुम करके पूछेंगे आई विल टेल माई स्टोरी टू हुम सून, तो आप बोलेंगे टू यू। तो यहाँ पे यू आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक फॉर्म हुम वाला भी समझा देती हूँ। माई फादर विल बाय मी अ बाइक ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। इसको जब हम मॉडिफाई करके लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं, माई फादर विल बाय अ बाइक फॉर मी ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। तो जब हम इसमें क्वेश्चन पूछेंगे फॉर हुम करके तो आपको आंसर मिलेगा, जैसे कि माई फादर विल बाय अ बाइक फॉर हुम? फॉर मी। तो आपको आंसर मिल जाएगा मी, इसलिए मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन करिए। थर्ड जो ऑब्जेक्ट का टाइप है वो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। Prepositional phrase is a noun or pronoun that follows a preposition. मीन्स प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि प्रीपोजिशन के बाद आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये जो मी है वो प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसलिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। ये यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर के बाद आया, इसलिए मी भी यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे द चेयर प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसलिए द चेयर भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ अस आपका प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसलिए अस आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझाया था तब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे और कहा था आप इनको मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, जब आप उनको मॉडिफाई करके लिख रहे थे तब उसमें हमें टू और फॉर को लगाना पड़ रहा था, और वो जो टू और फॉर है वो प्रीपोजिशन है, और अभी हमने पढ़ा प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम उन सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर रहे थे तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अब ये जो मी है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये तब होगा जब ये बाई के बाद लगेगा, क्योंकि जब ये बाई के बाद लगेगा तो ये बाइक को रिसीव करेगा, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा। आप अदर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। द कैट वॉज हाइडिंग अंडर द चेयर। यहाँ पे जो अंडर है उसके बाद चेयर आ रहा है, इसलिए जो चेयर है, द चेयर है, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, इस कंप्लीट फ्रेज को हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, और प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब होता है इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि अंडर मतलब प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं और नाउन या फिर प्रोनाउन पर एंड होते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ अस। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, अस आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और ये जो कंप्लीट है पूरा का पूरा वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है प्रोनाउन पे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, साथ के साथ जो वर्ब होती है और ये जो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका जो रूट वर्ड होता है वो सेम होता है, ये सेम रूट से बने हुए होते हैं। आइए समझते हैं कैसे। ही स्लेप्ट अ साउंड स्लीप। यहाँ पे ये जो स्लीप है ये
इस वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दूसरी बात, दोनों का जो रूट वर्ड है स्लीप का और स्लेप्ट का, दोनों का रूट वर्ड है स्लीप। सिमिलरली जो दूसरा एग्जाम्पल है दे सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे जो वर्ब है जिसका ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग इस वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। दूसरी कंडीशन क्या है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के लिए कि दोनों का जो रूट वर्ड है वो सेम होना चाहिए। तो सिंग और सॉन्ग दोनों का जो रूट वर्ड है वो सिंग है। सिमिलरली सी लिव्ड अ पीसफुल लाइफ, यहाँ पे वर्ब है लिव्ड और जो ऑब्जेक्ट है वो है लाइफ, और ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि दोनों का रूट वर्ड सेम है। दे फॉट अ फाइट, यहाँ पे भी जो आपका वर्ब है फॉट और ये जो ऑब्जेक्ट है फाइट, दोनों का रूट वर्ड सेम है, इसलिए कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपके सारे टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स खत्म होते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो फर्स्ट स्लाइड में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े थे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा जो चारों टाइप्स है वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को पता होना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।